Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha. In today's session, we are going to study about the recent Financial Stability Report FSR, which has been developed by RBI और recently ये हम सबके सामने है. So चलिए इसका थोड़ा सा एनालिसिस आज के सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. तो देखिए, Financial Stability Report is being developed by और brought up by the RBI, Reserve Bank of India, which is the Central Bank of India. इस रिपोर्ट को दो बार RBI हम सबके सामने लेकर आता है. First is in the month of June and the other one is the month of December. ठीक है. अब इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है, तो जैसा कि आपको नाम बता रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी कितनी ज्यादा अभी स्टेबल कंडीशन में है, कितनी ज्यादा रेजिलिएंट है, या कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हमको फोकस करने की जरूरत है, वो यहां पर पूरे स्टैटिस्टिक्स बताए जाते हैं. और उसके साथ साथ क्या हमारी ग्रोथ होने वाली है उसका भी एंटिसिपेशन आरबीआई के द्वारा किया जाता है. लोन्स कितने ज्यादा बैंक्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने उनके ऊपर एनपीएज हैं, कितना गवर्नमेंट का डेट रेशियो चल रहा है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको इस रिपोर्ट में बताई जाती हैं. सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज पब्लिश्ड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ December 2024, presenting an in-depth assessment of the health and stability of the Indian financial system. Now, moving towards that, what exactly is the financial stability report? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये रिपोर्ट जो है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटस इंडिया में करंट में क्या सिचुएशन है वो यहाँ पर इस रिपोर्ट के द्वारा बताया जाता है. ऑल्सो द स्टेबिलिटी, रेजिलिएंट एंड रिस्क्स विद इन द फाइनेंशियल सेक्टर. एंड इसको जब पब्लिश किया जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल जब तक नहीं मिलता है आपको एफएसडीसी से, विच इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, तब तक यहाँ पर इस रिपोर्ट को लेकर नहीं आया जाता है, पब्लिश नहीं किया जाता है. सो द अप्रूवल ऑफ एफएसडीसी इज वेरी मच नेसेसरी फॉर पब्लिशिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. नाउ अब देखिए, ये रिपोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अकेले ऑन द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई नहीं बनाई जाती है. बहुत एक्टिव की होल्डर्स यहाँ पर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपके हो गए सेबी हो गया, फिर आपके पीएफआरडीए हो गया, फिर आईआरडीएआई हो गया एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री. तो इनके सारे यहाँ पर जो रिपोर्ट में सजेशंस होते हैं और जो भी एक्चुअली, क्योंकि ये हमारे मेन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं, तो इनके भी इंसाइट्स यहाँ पर लिए जाते हैं और इस रिपोर्ट को तब जाकर यहाँ पे होलिस्टिकली बनाया जाता है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट. तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और फोरकास्ट की तरफ देखें तो आरबीआई इज एक्चुअली एंटिसिपेटिंग द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 6.6% for the fiscal year 2024-2025, indicating that there would be a slowdown in the first half of the fiscal year. ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो फर्स्ट हाफ होगा वो यहाँ पर इकोनॉमिक स्लोडाउन देखा जा सकता है, बट ओवरऑल एक एंटिसिपेशन आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है कि 2024-2025 का जो ड्यूरेशन है उसमें 6.6% का यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पे एंटिसिपेशन आरबीआई कर रहा है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द असेट क्वालिटी ऑफ द बैंक्स, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एनपीएस के बारे में बात की जा रही है. तो यहाँ पे एनपीएस का एक आपको डिक्लाइन देखा गया है. अप्रोक्सीमेटली जो 12 ईयर लो का अमाउंट है वो यहाँ पर एनपीएस में देखा गया है, ऐसे इस रिपोर्ट का कहना है, जिसमें यहाँ पे अगर आप एज ऑफ सितंबर 2024 की बात करें तो 2.6% पे यहाँ पे एनपीए का जो एक ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट का जो रेशियो है वो यहाँ पर सामने आ रहा है, विच इज एक्चुअली द 12 ईयर लो परसेंटेज. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्रोजेक्शंस फॉर एनपीए, तो यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा रहा है कि ये जो राइज है एनपीए में या बैड लोन्स में वो देखा जा सकता है. जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, जो डेफिनेटली पैसा लोन्स में बैंक प्रोवाइड करते हैं, बट उनके पास पैसा वो रिटर्न में उस टाइम तक नहीं आ पाता है और 90 डेज तक वो पैसा नहीं आ पाता है, तो वो फिर आपका एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है. और यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाय द मार्च ऑफ 2026 ये डेफिनेटली आपको इंक्रीज होता दिखाई दे सकता है द बैड लोन. बट यहाँ पे ये इंक्रीज के चलते जो बैंक्स की पोजीशन है वो अफेक्ट नहीं होगी, ये आरबीआई का कहना है कि भाई जो पोजीशन है, जैसे बैंक को फॉल आउट कर जाते हैं, रप्चर कर जाते हैं, वो ऐसा नहीं होगा. भले ही यहाँ पे एनपीए राइज करेंगे, बट जो बैंक की इकोनॉमिक कंडीशन है वो इससे अफेक्ट नहीं होने वाली है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी
other findings. So the liquidity deficit is definitely is also seeing that यहाँ पे एक significant liquidity deficit देखा जा रहा है, which is expected to widen further. ठीक है, तो अभी जितना है उससे और ज्यादा यहाँ पर बढ़ सकता है ये जो liquidity deficit है. इसके बाद अगर हम regulatory compliance देखें तो 47% decline in the monetary fines, क्योंकि यहाँ पे जो एक regulation बिठाया गया है वो अच्छे से rules and regulations follow हो रहे हैं from the banks, from the NBFCs, whatever financial institutions are involved, they are actually going through the rules and regulatory procedure. क्योंकि जब आप rules को फॉलो नहीं करते हो तभी आपके ऊपर फाइन्स लगाए जाते हैं. तो यहां पे अगर मॉनेटरी फाइन्स में डिक्लाइन देखा गया है, इसका मतलब बैंक्स और जो भी एक्टिव इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं सेक्टर में वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और दे आर एक्चुअली अधेरिंग टू द रूल्स, राइट. So this decline was seen imposed by the RBI from the June to November 2024, totaling nearly rupees 30 crore compared to over rupees 57 crore in the same period in the previous year. तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर यहाँ पे इतना पैसा 30 करोड़ तक का पैसा जो अभी आया है, जिसके कंपैरिजन में हम देखें तो लास्ट ईयर अगर देखें तो 57 करोड़ की यहाँ पे आरबीआई की मॉनेटरी फाइन से कमाई हुई थी और लेटर ऑन वो डिक्रीज हो गई है. इसका मतलब फाइन्स आरबीआई को कम यहाँ पर लगाने पड़े हैं. नाउ कमिंग टू बी एनबीएफसीज, आपको पता है दैट एनबीएफसीज आर एक्चुअली नॉट एक्सेप्टिंग द डिमांड डिपॉजिट्स अनलाइक बैंक्स. जैसे बैंक्स हमारे डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, एनबीएफसीज यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ये एक की डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. तो यहां पे बोला जा रहा है कि भाई इनकी जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथन हुई है. लेटर ऑन यहां पे एनबीएफसीज काफी ज्यादा और ज्यादा स्ट्रांग होंगे और ज्यादा रोबस्ट होंगे, विद देयर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वुड रिमेन वेल अबव द मिनिमम नीडेड लेवल. तो यहां पे जो उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जितना उनका मिनिमम नीडेड लेवल है उससे बहुत ज्यादा डेफिनेटली होने वाली है, एज वी आर सीइंग द recommendations of the financial stability report. Now coming towards the government debt, तो यहाँ पे government debt देखिए वो भी यहाँ पर डिक्रीज होता दिखाई देगा, जैसा बोलना है गवर्नमेंट का या फिर आरबीआई रिपोर्ट का कहना है दैट द गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज फ्रॉम इट्स पेंडेमिक पीक. अब देखिए यहाँ पे जब हम पेंडेमिक की बात करते हैं तो 62.7% का यहाँ पे गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो था, जो कि अब आके डेफिनेटली 56.8% पे रहेगा बाय द ईयर ऑफ 2024-2025. इसका मतलब एक नंबर जो है यहाँ पे आपको कम होता दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका डिक्लाइन रहेगा गवर्नमेंट डेट to GDP ratio. Now if you talk about the inflation in food prices, तो यहाँ पे वो भी आपको डिक्रीज होता दिखाई दिया है. गवर्नमेंट का कहना है या फिर वेरी स्पेसिफिक आरबीआई का कहना है यहाँ पे कि ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर 2024 अप टू 5.5%. और यहाँ पे देखिए ये भी आरबीआई बोल रहा है कि भाई अभी बोल नहीं सकते हैं क्योंकि एक्सट्रीम यहाँ पे वेदर सिचुएशंस हैं, तो आगे जाके क्या सिनेरियो रहेगा, या फिर हम फूड सिक्योरिटी डेफिनेटली अफेक्ट होगी क्योंकि एग्रीकल्चर सबसे पहले अफेक्ट होता है क्लाइमेट में किसी भी तरीके का चेंज देखा जाता है. तो जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो यहाँ पर इन्फ्लेशन को अफेक्ट डेफिनेटली कर सकती हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इक्विटी मार्केट ट्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेटली डिमांड सप्लाई मिसमैच देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर उनको शॉर्ट टर्म गेन्स देखने को मिले. तो यहाँ पे एक मिसमैच इक्विटी मार्केट में डेफिनेटली देखा जा रहा है डिमांड एंड सप्लाई का. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मेन क्रक्स ऑफ द रिपोर्ट, द कंक्लूजन, तो द आरबीआई इज सेइंग थ्रू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दैट द इकोनॉमी विल बी रेजिलिएंट बट द विजिलेंस नीडेड टू बी डन. यहाँ पे हमको एक आंख तो डेफिनेटली रखनी पड़ेगी इकोनॉमी की तरफ. हम ऐसे ही जो हैं वो नहीं छोड़ सकते हैं कि जो भी सिनेरियो चल रहा है तो वो हम वैसे ही रन होने दें. हमको डेफिनेटली यहाँ पे एक विजिलेंस रखनी पड़ेगी. रेगुलेटरी कंप्लायंस अगर अच्छा हमको यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है तो हमें ये भी आगे इंश्योर करना है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस और इससे ज्यादा आगे जो है वो और रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग बनता जाए, और जितना ज्यादा मॉनेटरी फाइन आरबीआई को कम लगाना पड़े उतना ज्यादा अच्छा है. सो ओवरऑल द एफएसआर December 2024 indicates that India's financial system remains resilient with the improvements in asset quality and the capital adequacy across both banks and NBFCs. तो मैंने आपको बताया कि बैंक्स और NBFCs दोनों की यहाँ पर बात हो रही है, तो दोनों का ही बोला जा रहा है यहाँ पे कि भाई देखिए यहाँ पे एसेट क्वालिटी भी उनकी इंप्रूव हुई है और यहाँ पे जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो भी दोनों की इंप्रूव हुई है, चाहे आप बैंक को ले लीजिए या फिर आप यहाँ पर एनबीएफसीज को ले लीजिए. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी डेफिनेटली फेस कर रही है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे ग्लोबल रिस्क देखें
तो यहाँ पे डेफिनेटली हाई पब्लिक डेट बना हुआ है। फिर इसके बाद जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हर एक रीजन में चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं। फिर यहाँ पे आपका चाइना भी जो है वो हर कभी जो है वो अपने एक्शंस को चेंज करता रहता है। फिर जो और भी रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, तो इसकी वजह से जो क्या होता है कि भाई लेटर ऑन आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी अफेक्ट होती हैं। फिर हर कभी जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस आता रहता है उनमें। तो इनके वजह से ओवरऑल जो एक ग्लोबल वर्ल्ड की हर एक कंट्री है वहां पे एक इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिसमें हम अभी ज्यादा अचीव नहीं कर पाए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है। तो यहाँ पर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो बाकी कंट्रीज अगर आप देखिए, यूएस देखिए या फिर चाइना देखिए या फिर और भी जो और कंट्रीज हैं जो कि अच्छा काम कर रही हैं रिसर्च में, डेवलपमेंट में, तो उस केस में यहाँ पर इंडिया कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है और वहां पे ये हमारे लिए एक मेजर चैलेंज बन के खड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ अगर आप डोमेस्टिक रिस्क की बात करें, अगर हम इंटरनल बॉर्डर्स के रिस्क की बात करें, तो फूड इन्फ्लेशन पूरे टाइम पे हमारे लिए एक सिचुएशन बना हुआ है, एक चैलेंज है बहुत बड़ा, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं हमको, और आगे भी अभी सिनेरियो जिस तरीके का बदलने वाला है, ठीक है, उस वजह से हम बोल नहीं सकते कि जो हमारी प्रोडक्शन यील्ड है, जो क्रॉप यील्ड है, वो डेफिनेटली आगे भी हमको उस टाइप की मिलेगी। तो ये एक चैलेंज बना हुआ है कि भाई अगर फूड कम आएगा, फूड सिक्योरिटी हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो फूड के प्राइसेस में इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। देन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, दीज बोथ आर लिंक्ड एक्चुअली, ठीक है, तो इन दोनों से ही जो है वो इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। फिर राइजिंग ट्रेड डेफिसिट, डेफिनेटली क्योंकि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक नेगेटिव जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है, तो जो हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।